स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो डोनाल्ड ट्रंप इज अगेन इन द न्यूज और इस बार कारण क्या है? इस बार कारण है कि H-1B वीजा में वो मेजर चेंजेस लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो यूएस एम्प्लॉयर्स या यूएस कंपनीज हैं, उन्हें हर एक नए एम्प्लॉय के लिए जो बाहर से वो हायरिंग कर रहे हैं और जब उसका H-1B वीजा वहां पर लग रहा है, $1 लाख यूएस सरकार को देना पड़ेगा। और जब ये अनाउंसमेंट्स की गई तो भैया मेजर डिसरप्शन क्रिएट हो गया, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि भैया सालाना देना है कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए भी देना है। तो हालांकि कुछ क्लैरिफिकेशंस इशू कर दी गई हैं यहाँ पर, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इस मुद्दे पर है कि ये जो चेंजेस यहाँ पर लाए जा रहे हैं टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इन चेंजेस से एक्चुअली में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूएस का इनोवेशन ड्राइव है ना, उसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कौन देता है? ये ग्लोबल टैलेंट पूल देता है, जो कि यूएस में जाके काम करता है, राइट? अब आप उसी टैलेंट पूल को यहाँ पर बाहर करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है, वो जो आपने एक हेजेमनी क्रिएट करी थी, जो सुपर पावर के तरीके से आपको देखा जाता है, शायद वो अब पर्सपेक्टिव ना रहे। एंड जितनी सारी कंपनीज यूएस में अपना बेस बना के बैठी हैं, शायद उन्हें भी ऑफशोरिंग एक्सप्लोरेशन करनी पड़े। तो ये डिस्कस करते हैं आज के सेशन में, जानते हैं कि क्या मेजर पॉइंट्स हैं एंड मोर ओवर इंडिया किस तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तरीके से इसे यूज कर सकता है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली पहले फीस हार्डली $2,000 से $5,000 यहाँ पर देखने को मिलती थी, बट अब सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होकर $1 लाख यहाँ पर हो चुकी है। एंड वाइल हाइकिंग दिस फीस, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का यहां पर क्या कहना है, व्हाइट हाउस का कहना क्या है कि यूएस कंपनीज ने 40,000 अमेरिकन को यहां पर रिप्लेस किया है फॉरेनर्स के साथ। अगर हमें अमेरिका को ग्रेट बनाना है तो उस वजह से हमें अमेरिकन को दोबारा से रीहायर करवाना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे कि जब फॉरेनर्स की हायरिंग पर डिसइंसेंटिवाइज किया जाएगा कंपनीज को, और वही स्टेप यहां पर उनके द्वारा लिया भी गया है। तो क्लैरिफिकेशंस यहां पर इशू कर दी गई हैं कि पहली बात, जो भी नई पिटीशन सबमिट हो रही है उसी के लिए ये $1 लाख यूएस कंपनी को, यूएस सरकार को देना है, राइट? एंड ऐसे नहीं कि जो ऑलरेडी वहां पर काम कर रहा है उनके लिए भी देना, नहीं, जो नया पिटीशन, कोई नया एम्प्लॉय अगर आप हायर कर रहे हैं उस केस में देना है। और ये एनुअली नहीं है, ये वन टाइम पेमेंट है जो कि यहां पर यूएस सरकार को की जाएगी, राइट? तो उसकी एप्लीकेबिलिटी कब से शुरू हो रही है, वो बेसिक से पॉइंट्स यहां पर मेंशन कर दिए गए हैं। बट द पॉइंट इज कि इस प्रकार के जो वीजा एप्लीकेंट्स थे, उनका अगर नंबर देखा जाए, सबसे बड़ा नंबर कहां से स्टैंड करता है? सबसे बड़ा नंबर स्टैंड करता है इंडिया से। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें, जितने भी आपके H-1B वीजाज वहां पर इशू किए गए, तो इंडिया का मेजर शेयर है भैया, 70 to 80% यहां पर इंडियंस इस पर्टिकुलर वीजा के होल्डर्स हैं। तो डेफिनेटली इंडियन वर्कफोर्स के ऊपर, जो कि यूएस में काम कर रही है, उन पर तो इंपैक्ट पड़ेगा ही। एंड दिक्कत वाली बात सबसे बड़ी पता कहां है कि इंडियंस ऑन एन एवरेज बाकी जितने भी रेसेस वहां पर काम कर रही हैं उनसे सबसे ज्यादा कमाती भी है। मीडियन इनकम देखी जाए 2022 के हिसाब से तो इंडियंस द्वारा सिग्निफिकेंटली कमाया भी जाता है। बहुत सारे इंडियंस तो इन ग्लोबल कंपनीज के टॉप पोजीशंस पे भी वहां पर बैठे हैं। जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में बताओ जरा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इंडियंस हैं बट टॉप कंपनीज को होल्ड करके वहां पर बैठे हैं, राइट? तो अगर देखा जाए कि ये जो यूएस कंपनीज हैं, इनके द्वारा जो ऐसे वीजाज एप्लीकेशंस पर हायरिंग की जाती है, सबसे बड़ी कंपनी अमेजॉन यहां पर सामने आती है। अब इन सभी कंपनीज के लिए क्या होगा कि जब भी ये अपनी नई हायरिंग्स कर रहे हैं, ग्लोबल टैलेंट पूल से अपने लिए लोग ला रहे हैं, तो उस केस में जाहिर सी बात है इनके लिए कॉस्ट एस्केलेट हो जाएगी। तो जो कॉम्पिटिटिवनेस का फैक्टर रहता है वो भैया नहीं रहेगा इतना, जाहिर सी बात है, राइट? कि अगर हम ऑन एन एवरेज देखें कि भैया 10,000 लोगों को यहां पर इस तरीके से हायर किया गया है अमेजॉन द्वारा, तो भी अब हर एक पे पैसा यहां पर देना पड़ेगा। नई हायरिंग होगी तो उस पे पैसा यहां पर देना पड़ेगा, राइट? एंड मोर ओवर जो एक टेक्नो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट चल भी रहा है यूएस में, क्योंकि भैया जो भी तैयार करना है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड, वो यूएस में तैयार हो, यूएस सिटीजन्स द्वारा, अमेरिकन द्वारा वो तैयार किया जाए, तो उसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अभी तक इसी ग्लोबल टैलेंट पूल का था। और आप उसी ग्लोबल टैलेंट पूल को बाहर निकालने पर लगे हुए हैं। एंड वहीं अगर देखा जाए जो इंडियन एम्प्लॉयर्स, इंडियन कंपनीज जो कि यूएस बेस्ड हैं, अगेन उस लिस्ट में भी हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर्स देखने को मिलते हैं जहां पर इंडियन कंपनीज द्वारा भी हायरिंग्स यहां पर की गई। बट नास्कॉम की एक रिपोर्ट है जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर रेज करती है, इसे भी हम डिस्कस भी करेंगे, ऑलराइट? बट एक बार बेसिक्स इंफॉर्मेशन यहां पर जान लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर वीजास का प्रोसीजर है, ये काम किस तरीके से करता है। तो दो मेजर पार्ट्स हैं, एक आपके नॉन इमिग्रेंट वीजाज हैं, एक इमिग्रेशन वीजाज हैं। नॉन इमिग्रेंट का मतलब क्या है कि आप एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, टेम्पररी स्टे के लिए वहां पर जा रहे हैं, वो टूरिज्म
वर्क या स्टडी किसी भी तरीके का यहां पर हो सकता है। इमिग्रेंट वीजाज यहां पर क्या है? इमिग्रेंट वीजाज आपके परमानेंट सेटलमेंट के लिए हैं, जिसे हम ग्रीन कार्ड का रूट भी यहां पर कहते हैं। तो जो नॉन इमिग्रेंट वीजाज का जो पॉपुलर रूट है, जो नॉन इमिग्रेंट वीजाज का जो पॉपुलर रूट है, उसी में वर्क और एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे ऊपर आता है H1B वीजा, राइट। फिर L1 वीजाज वहां पर आते हैं। स्टूडेंट और एक्सचेंज के लिए डिफरेंट वीजा कैटेगरीज हैं, बिजनेस और टूरिज्म के लिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एंड वहीं अगर हम देखें इमिग्रेंट के लिए कि परमानेंट सेटलमेंट के लिए, तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है। आपका EB1 जिसे आइंस्टाइन वीजा भी वहां पर कहा जाता है, हमने कुछ समय पहले ही इस पर भी एनालिसिस किया था कि भैया इंडियंस यहां पर पूरे तरीके से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं आइंस्टाइन वीजा भी वहां पर हासिल करने का, राइट। तो ये आइंस्टाइन वीजा की बेसिस पर भी यहां पर किया जाता है। फैमिली बेस्ड, अगर आपकी कोई बहुत ही इमीडिएट फैमिली में वहां पर कोई रिजाइड करते हैं, आपकी वाइफ हैं, स्पाउस हैं, बच्चों का जन्म वहां पर हुआ है, तब भी आपको वीजा वहां पर मिल जाएगा। या फिर आपकी डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी, बट वो इंडियंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, राइट। तो पॉइंट इज, सबसे बड़ा जो प्रोमिनेंट था वो यहां पर H1B वीजा ही था, जो कि नॉन इमिग्रेंट वीजास की कैटेगरी में यहां पर आता है, राइट। और उसी H1B वीजास में जो इंडियन कंपनीज ने एक मेजर चेंज लाना शुरू कर दिया था, बिकॉज दे वर एंटिसिपेटिंग कि इस प्रकार की प्रैक्टिसेस शायद यूएस में फॉलो की जा सकती हैं। तो नास्कॉम क्या कहता है कि इंडियन फर्म्स जो कि यूएस में ऑपरेट कर रही हैं, इन नए चेंजेस की वजह से, है ना, जो नई फीस यहां पर इंप्लीमेंट की जा रही है, इसकी वजह से शायद उतना इंपैक्ट ना पड़े, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज द्वारा जो इस प्रकार के वीजाज यहां पर इशू किए गए हैं टू इंडियन कंपनीज, वो डिक्रीज हो चुका है। 2015 से अगर देखा जाए 14,792 का नंबर यहां पर था, ये डिक्रीज होके 2024 में 10,000 के अराउंड यहां पर रह चुका है, रिप्रेजेंटिंग लेस देन 1% ऑफ देयर कंबाइंड वर्कफोर्स। तो इंडियन कंपनीज ने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर मोमेंट पर पिवट करना शुरू कर दिया था कि अमेरिकन को वहां पर हायर करना शुरू कर दिया था, कि बाहर से ऐसे वीजा से बाहर से लोगों को बुलाना कम कर दिया था। बाकी जो वीजाज यहां पर अवेलेबल हैं L1 वाले, उन वीजाज को भी यहां पर यूटिलाइज किया जा रहा था, राइट। H1B वीजा को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, बिकॉज इसमें कॉम्प्लिकेशंस कर को बढ़ सकती हैं। So they have been proactive in this manner, but that does not mean कि completely isolated हैं। Impact definitely वहां पर पड़ सकता है, competitiveness के ऊपर यहाँ पर impact पड़ सकता है, राइट। बट अब इंडिया के बारे में अगर बात की जाए कि इंडिया के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है, देखिए इंडिया की जो इतने लंबे समय से जो यूएस के साथ टाइज थे, वो टाइज किस बेसिस पर थे? वो टाइज थे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों की सप्लाई, कह सकते हैं टैलेंट पूल वहां पर जाता है ना, एस्पायर करता है। हमारे लीडिंग इंस्टीट्यूशंस IIT से मेजर चंक बाहर अब्रॉड सेटल होने के लिए जाता है, काम करने के लिए जाता है। यूएस एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन वहां पर रहती है। तो उस केस में कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के द्वारा फिर फर्दर इंडिया में क्या किए जाते हैं, रेमिटेंसेस भेजे जाते हैं। अब ये इंपैक्ट तो डेफिनेटली पड़ सकता है कि अगर वहां पर हायरिंग कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं रेमिटेंसेस के ऊपर तो इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज यूएस हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स बनता है रेमिटेंसेस का। एंड इंडिया को तो देखा इस तरीके से जाता है कि बस वन ऑफ द टॉप मोस्ट रेसिपिएंट रिसीविंग कंट्री है। अब उसी रेसिपिएंट रिसीविंग कंट्री में जो सबसे बड़ा सोर्स है, अब वही खतरे में यहां पर आ चुका है, जिसका इंपैक्ट हमारे करंट अकाउंट के डेफिसिट के ऊपर भी पड़ेगा, बिकॉज रेमिटेंसेस एक कुशन प्रोवाइड करती हैं हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को, उसको मिनिमाइज किया जा सके, राइट। हमारे फॉरेस्ट रिजर्व्स को यहां पर इंपैक्ट करती हैं। अब वही फॉरेस्ट रिजर्व, वही करंट अकाउंट डेफिसिट यहां पर इंपैक्ट हो सकता है कि अगर ऐसी हायरिंग कम होगी, जो कि डेफिनेट सी बात है, अगर ये चलता रहा तो कम हो भी सकता है। अब हालांकि यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स ये भी रेस किए जा रहे हैं कि यूएस का जो जुडिशियल सिस्टम है उसको चैलेंज कर सकता है, ऑल्दो इट इज इन द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट कि इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई चेंजेस यहां पर ला सकते हैं, बट उसमें फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना, दैट हैज टू बी पास्ड बाय द कांग्रेस। वो कांग्रेस से पास होना बहुत क्रूशियल है। तो इसी पर अब चैलेंजेस देखते हैं किस तरीके से वहां पर कंपनीज या फिर बाकी जो ऑपोजिशन है कैसे उसको रेस करता है। बट ये रेमिटेंसेस वाला पॉइंट तो बिल्कुल यहां पर जायज है, और जो कि इंपैक्ट आने वाले समय में देखने को भी मिल सकता है। और इस चीज से तो ट्रंप भाई साहब पहले भी बहुत नाखुश थे। वो कह रहे थे कि भैया बहुत सारे लोग इंडियंस हमारे देश में आते हैं, कमाते हैं और वापस पैसा अपने देश वहां पर भेज सकते हैं, इनके तो आउटवर्ड रेमिटेंसेस के ऊपर भी टैक्स यहां पर लगाया जाएगा। तो आउटवर्ड रेमिटेंसेस के ऊपर टैक्स की तो बात की बात है, बट अब जो कंसर्न यहां पर आ चुका है कि भैया हायरिंग ही यहां पर कम हो जाए। बट नाउ द पॉइंट इज कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी देश में रहता हो जहां पर उनके वीजा से रिलेटेड इतनी फ्लक्चुएशंस देखने को मिले, तो क्या ऐसा कोई भी व्यक्ति वहां पर रहना चाहेगा जिसे पता ही नहीं है कि भैया कल को वो वहां पर रह भी सकता है कि नहीं? He'll definitely want to make certain future plans जिसके बेसिस पर शायद वो अपनी घर वापसी भी यहां पर कर सके। और यही ट्रेंड, यही पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि जहां पर बहुत सारे इंडियंस, ऐसे बहुत सारे बाकी इंडियंस जो कि यूएस में रह रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि भैया घर वापसी कर लो, वापस आ जाओ, राइट। एंड कहीं ना कहीं इस घर वापसी की वजह से डेफिनेट सी बात है, इतना बड़ा टैलेंट पूल अगर यूएस से बाहर जाएगा तो कंपनीज भी फिर ऑफशोरिंग एक्सप्लोरेशन करना शुरू कर देंगी,
कि लेट अस सेट अप समवेयर एल्स, जहां पर इस प्रकार के वीजा एप्लीकेशन का कोई इशू ना रहे, राइट। बट द पॉइंट इज, इंडिया को उस चीज से रिलेटेड अपने लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लगाने बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन व्हाई ब्रेन ड्रेन हैपेंस इन आवर कंट्री। क्यों यहां से लोग बाहर के देशों में जाके काम करते हैं, क्या उनका लॉजिक है, क्या उनका रीजन है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो जब तक हम उस कारण को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसे एड्रेस नहीं करेंगे, तो ये शायद लोग जितने भी घर वापसी की बात कर रहे हैं या कोई और ऑप्शन भी वहां पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंडिया फिर भी उनकी लिस्ट में नहीं होगा। एंड अदर नेशंस आर ऑलरेडी ऑन टू द पॉइंट, ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम चाइना की बात करें तो अपना के वीजा रोल आउट करने की वो बात कर रहे हैं, कि जिसके चलते जो ग्लोबल टैलेंट है उसके लिए वो अपने दरवाजे यहां पर खोल सकें, राइट। वहीं अगर मैं बात करूं यूरोप यहां पर बहुत सारे एक्सप्लोरेशन कर रहा है। जर्मनी यहां पर कह रहा है कि भैया हमें इस प्रकार के टैलेंट पूल की जरूरत है, हम अपने टैलेंट पूल को यहां पर लाना चाहते हैं, है ना। बाकी देश यहां पर डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि भैया इतना बड़ा टैलेंट पूल अगर यूएस से डिस्पर्स हो रहा है, तो क्यों ना उस टैलेंट पूल को देश में लाया जाए एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन यहां पर लगाई जाए। सो वैसा ही स्टेप इंडिया के लिए भी बहुत क्रूशियल है। यूके तो ऑलरेडी यहां पर कह रहा है कि वी आर प्लानिंग टू रूल आउट सर्टेन वीजा एप्लीकेशन, सर्टेन वीजा प्रोग्राम्स, जहां पर इस प्रकार के टैलेंट पूल जो कि यूएस के डिसरप्शन की वजह से डिस्पर्स हो सकता है यूएस से, उसे यूके में अब्सॉर्ब किया जा सके, राइट। एंड रही बात कि इस पूरे सिस्टम, इस पूरे चेंजेस के लिए यूएस के लोग क्या कह रहे हैं, तो भैया मस्क जो कि पहले ट्रम्प के साथ बहुत भाईचारे के साथ थे, उनका पहले मानना यही था कि भैया कहीं ना कहीं इस पूरे वीजा सिस्टम की वजह से, अगेन जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को प्रमोट कर रहे थे उस समय पर, बट अब उनका जो नजरिया वो चेंज हो चुका है। अब वो कह रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं ये ब्रोकन सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है, जहां पर पॉलिसीज जो फॉर्मुलेट की जा रही हैं वो सोच समझ के नहीं की जा रही। और कह रहे हैं कि मैं तो खुद यहां पर वीजा के थ्रू आया था, बीइंग अ साउथ अफ्रीकन सिटीजन, वो तो खुद यहां पर वीजा के थ्रू आए थे, एंड अगर उनके लिए भी ऐसे चैलेंजेस क्रिएट हो जाएंगे तो कैसे यहां पर कंपनीज काम कर पाएंगे और कैसे उन कंपनीज में जो एम्प्लॉइज हैं वो वहां पर फंक्शन कर पाएंगे। बट व्हाट अबाउट इंडिया, व्हाट कैन इंडिया डू, व्हाट आर द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, उन्हें अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर रेस किया गया अमिताभ कांत जी द्वारा। उन्होंने डायरेक्टली इस चीज को हाईलाइट किया कि भैया जो डोनाल्ड ट्रंप का ये फीस वाला जो पूरा मुद्दा है, इट विल डेफिनेटली चोक यूएस इनोवेशन, है ना। और कहीं ना कहीं इंडिया की इनोवेशन को टर्बो चार्ज प्रोवाइड कर सकता है, जो कि बहुत सालों से, बहुत समय से इंडिया को जरूरत भी है, कि हम इनोवेशन में बहुत पीछे हैं। हम अगर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर यहां पर बनना चाहते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी नंबर्स ही ना हो, उसके पीछे वैसी बैकिंग भी हो, वैसा इनोवेशन बेस भी हो, एंड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी यहां पर सेट की जा सके, राइट। सो बाय स्लैमिंग द डोर ऑन द ग्लोबल टैलेंट, अमेरिका डेफिनेटली नेक्स्ट वेव ऑफ लैब्स, पेटेंट्स, इनोवेशंस, स्टार्टअप्स, कहीं ना कहीं अब ये पर्टिकुलर चीजें इंडिया की मेजर सिटीज में यहां पर पुश करेगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग घर वापसी कर सकते हैं। बट वो तभी पॉसिबल है जब भारत सरकार द्वारा भी उस प्रकार के स्टेप्स यहां पर लिए जाएं। बट क्या इंडिया के पास पोटेंशियल है, आइए जानते हैं। बट बिफोर दैट एक सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए, इंडिया और यूके का आपने वो एग्रीमेंट सुना होगा जो कि रिसेंटली साइन किया गया। उसी एग्रीमेंट में डबल कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट भी रखा गया था, डबल कॉन्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट वहां पर रखा गया था। उसके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? बहुत सिंपल सा सवाल है, हमने जब इंडिया यूके का एफटीए डिस्कस किया था वहां पर भी इस पॉइंट को डिस्कस किया था। एंड मोर ओवर वी हैव बीन ट्राइंग टू क्रिएट अ कम्युनिटी जहां पर एस्पिरेंट्स जितने भी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रिपरेशन को बेहतर बनाया जा सके। इकोनॉमी सब्जेक्ट जो कि बहुत सारे लोगों को टेक्निकल लगता है, उनके लिए और बेहतर बनाया जा सके। सो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट। तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कम्युनिटी को। दिस माई कॉन्टैक्ट नंबर, जहां पर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड सिंस नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उसी चीज पर हमारा जो 2027 का बैच है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया जा चुका है, बट अभी भी उसमें एनरोलमेंट्स ओपन है। एंड सिंस नवरात्रे यहाँ पर चल रहे हैं तो आपकी सेल भी यहाँ पर ओपन है, जो कि 24 सितंबर तक यहाँ पर अवेलेबल है। एंड 2027 का जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है, इसका प्राइसिंग हमने यहाँ पर रिड्यूस किया बिकॉज नवरात्रों का समय है, फेस्टिव सीजन है, तो प्राइसिंग आपको 29,000 है। नाउ दिस P2I इनिशिएटिव, हाउ इट हेल्प्स यू, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी जर्नी है, जो पूरी प्रोसेस है, उसे हम यहाँ पर कवर करते हैं। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लाइव क्लासेस के थ्रू हम यहाँ पर कवरेज रखेंगे। बीट योर नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, मेंटरशिप, इवैल्यूएशन, वट एवर यू नीड, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू। और अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर दें, द कंप्लीट अमाउंट इज रिफंडेड बैक टू यू। एंड मोर ओवर, अगर आप इस बैच में टॉप 10% में आ जाते हैं ना, तो उस केस में आपके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम का, कि प्रीलिम से 90 दिन पहले आप हमारे पास आइए, योर होल फूड एंड लॉजिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, यू डोंट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा पैनी, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड रहेगा। आप हमारे पास आइए और ऑफलाइन मीडियम में 3 महीनों में बिल्कुल एक्सटेंसिव तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, और प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो फीस भी यहाँ पर रिफंड है। एंड सिमिलर प्रोग्राम, रेजिडेंशियल प्रोग्राम मेंस के लिए भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, नो एक्स्ट्रा चार्जेस।
ऑलराइट, तो डू डेफिनेटली चेक आउट बिकॉज 2025 का प्रीलिम्स हमने बहुत सक्सेसफुली यहाँ पर टैकल किया था। 65 to 70 क्वेश्चन ऐसे जो कि हमारे द्वारा यहाँ पर हैंडल किए गए। इस साल का मेंस भी जो हमारा एमआरपी प्रोग्राम था, वी हैव बीन एबल टू टैकल अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दैट आल्सो, राइट। सो डू चेक आउट, डेमो सेशंस अवेलेबल हैं हर एक कोर्स के, देखिए जाके यूट्यूब पे सेशंस देखिए, आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक। अब देखिए, इंडिया के पास वो पोटेंशियल है कहीं ना कहीं, इंडिया के जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं जीसीसीज जिनके हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया अपने नए ब्रेन पावर को लेवरेज कर सकता है, बिकॉज वो पोटेंशियल है कि भैया ये जो जीसीसीज हैं जनरेट कर सकते हैं कम्युलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 11 to 12%, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन हो, आपकी एआई से रिलेटेड हो, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, सेमीकंडक्टर सेटअप से रिलेटेड हो, क्योंकि उस प्रकार के इनिशिएटिव्स यहाँ पर चल रहे हैं। जैसे इनोवेशन के लिए जो पूरा 1 लाख करोड़ का इनोवेशन फंड यहाँ पर निकाला गया है, इट विल डेफिनेटली हेल्प, ताकि जितने भी आपके ऐसे वायबल स्टार्टअप्स हैं जो कि अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, कहीं ना कहीं जो सेमीकंडक्टर्स का सेटअप किया जा रहा है, वो हमारी फ्यूचरिस्टिक जो एस्पिरेशंस हैं उनको हम यहाँ पर पूरा करने के लिए यूज करते हैं। विक्रम चिप तो ऑलरेडी यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है, राइट। तो वी हैव दोस काइंड ऑफ नीश सेगमेंट्स जो कि इंडिया के पास एक पावरफुल टूल, और डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बहुत बड़ा टूल है ना, जो कि हम बार बार कहते ही हैं कि ये जो टाइम है, ये जो यंग पॉपुलेशन का समय है, ये बार बार नहीं आएगा। उसके लिए वैसी स्ट्रेटजीज, वैसे पॉलिसी इनिशिएटिव्स यहाँ पर बहुत क्रूशियल हैं जो कि एकदम ग्रास रूट लेवल पर टैकल करें एंड उस प्रकार का स्किल इंक्लूजन यहाँ पर कर सके। तो डेफिनेटली जो नया ब्रेन पावर हमारे पास अवेलेबल है वो यहाँ पर किया जा सकता है, एंड कहीं ना कहीं इसी के थ्रू हमारे इनोवेशन हब्स, जो आपका ग्लोबल प्रोडक्ट, डिजिटल ग्लोबल प्रोडक्ट्स, उनकी डेवलपमेंट, उनका इनिशिएशन, उनकी एप्लीकेशन, वो सभी चीज़ें इंडिया से की जा सकती हैं। एंड अगर ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन होता है, लोगों की घर वापसी होती है, वैसे ऑप्शंस यहाँ पर ओपन किए जाते हैं, तो डेफिनेटली उसका एक मेजर बेनिफिट भी यहाँ पर मिलेगा। एंड उसी केस में यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई 50,000 करोड़ का एक ऐसा फंड क्रिएट किया जाए, टैलेंट पूल का फंड यहाँ पर क्रिएट किया जाए, तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट अ लॉट ऑफ पीपल एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी, राइट। इंडिया के जो मोस्ट एम्बिशियस टैलेंट रिटेंशन इनिशिएटिव अगर यहाँ पर रखा जाए, तो 4 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के ऊपर केटर कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। दैट इज द पॉइंट कि भैया इनके ऊपर अगर आपने एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव फोकस यहाँ पर रख दिया, ऐसी कंपनीज को उस प्रकार की फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर दी, ताकि वो ऐसे रिवर्स ब्रेन ड्रेन से आने वाले जो हमारे ट्रेन प्रोफेशनल्स उनको यहाँ पर रिटेन कर सकें, उन्हें हायर कर सकें, सो डेफिनेटली वी कैन मेक इट पॉसिबल। एंड जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया के पास अपने टैलेंट पूल का, जो कि दुनिया भर में जाके काम कर रहा है, बस इंडिया में नहीं कर रहा है, शायद हम उसे भी यहाँ पर एड्रेस कर पाएं। बट क्या ये सिर्फ और सिर्फ फंडिंग से रिजॉल्व हो जाएगा? जी नहीं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फंडिंग। इफ़ यू आस्क एनीवन जो कि बाहर जाके काम कर रहा है, वो इंडिया के बारे में क्या कहता होगा? यही कहता होगा कि भैया मुझे गवर्नेंस से बहुत दिक्कत है, मुझे बेसिक एमिनिटीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी इनिशिएटिव्स में, गवर्नेंस में मेजर चेंज लाना, एंड उस प्रकार के जो एसेंशियल एमिनिटीज़ हैं, जैसे अभी के समय पे क्या है, इंटरनेट, डिजिटल कनेक्टिविटी, अगर वही टीयर 2 टीयर 3 सेंटर्स में अवेलेबल नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम उस प्रकार का मेजर चेंज यहाँ पर नहीं ला पाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल गवर्नेंस के ऊपर डेफिनेटली काम करना पड़ेगा, तब जाके ऐसे इनिशिएटिव्स का भी यहाँ पर बेनिफिट मिले। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ, तब जाके हम ऐसे इनिशिएटिव्स का यहाँ पर बेनिफिट देख पाएंगे। अदरवाइज ये इनिशिएटिव्स लॉन्च हो जाएंगे, पैसा खर्च हो जाएगा, बट वो बेनिफिट वहां पर नहीं पाया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, उस प्रकार का कॉम्पनसेशन भी रिटेन करना पड़ेगा आपको, चाहे वो PPP के थ्रू क्यों ना हो, परचेजिंग पावर पैरिटी के थ्रू क्यों ना हो, कि जो लोग बाहर कमा रहे थे उससे मिलता जुलता कॉम्पनसेशन यहाँ पर उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ इट। वैसी करियर ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर कंपनीज की ग्रोथ रहेगी तो करियर ग्रोथ भी यहाँ पर रहेगी। तो इसमें एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि इंडियन कॉर्पोरेट्स हैव बीन एबल टू रिटेन दोस काइंड ऑफ प्रॉफिट्स इन द लास्ट फ्यू इयर्स, है ना, अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने बुक किया है। सो दे डू हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी कि वो इस प्रकार के टैलेंट को दोबारा से हायर यहाँ पर कर सकते हैं। एंड विद ऑल ऑफ दिस, अगर हम फोकस करते हैं इन प्रकार के सेक्टर्स के ऊपर जो क्रिटिकल है हमारे देश की ग्रोथ के लिए, हमारे देश की इनोवेशन डेवलपमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। So it is the right time when right policy decisions are taken care of कि उस तरीके से उनका implementation वहां पर किया जाए। एंड एक लॉन्ग रन में इंडियन इकोनॉमी का जो विकसित भारत का टारगेट है, जो कि अमिताभ कांत जी ने भी यहाँ पर हाईलाइट किया है कि वी डू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस एज वेल एज ग्रोथ, विकसित भारत की जो हम यहाँ पर ग्रोथ करना चाहते हैं, वो शायद यहाँ पर हो पाए। और जो मेजर अमेरिका का लॉस यहाँ पर हो सकता है इस H1B वीजा फियास्को की वजह से, वो इंडिया का एक बहुत बड़ा गेन बन सकता है, एंड इंडिया माइट बी एबल टू पिवट इट। तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन यहाँ पर जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।